Hello students, let's go to start the next lecture of chapter solution. ओके तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा सॉल्यूशन में जो अगला टॉपिक हमारा है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसका दूसरा नाम होता है कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहिए या कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या फिर कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कुछ भी कहिए, कॉलिगेटिव कहिए, कलेक्टिव कहिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या होता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हो उसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि कोई लिक्विड है, वो बॉयल कर रहे हैं हम उसको, अगर हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें, ऐसा सोल्यूट डाल दें जो उड़ता ना हो, जैसे शुगर डाल दें, सॉल्ट डाल दें, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री रह जाएगा ये वाटर का या कुछ चेंज हो जाएगा। अब अगर सपोज करिए कि नहीं सर चेंज हो जाएगा, तो अगर हम और सोल्यूट डालें यानी और सॉल्ट डाल दें तो क्या और चेंज होगा, हाँ थोड़ा और चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट का जो बढ़ना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कह देंगे इसको हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे उसे क्या कहेंगे हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो सेकेंड पॉइंट हमारा है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि लॉ गवर्निंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा लॉ है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। ठीक है, तो लॉ गवर्निंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कौन सा लॉ गवर्न कर रहा है, तो कौन सा लॉ गवर्न कर रहा है, लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये गवर्न कर रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ये गवर्न कर रहा है। अब देखिए लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन गवर्न कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल होगी, ओनली एंड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होगी। यानी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अगर सॉल्यूशन है तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइल्यूट। तो अब हम किसे समझें कि कितना डाइल्यूट होता है, एक प्रॉब्लम आता है ना कि भाई किससे समझे कि भाई थोड़ा कम होना चाहिए, पूछेंगे कम का मतलब कितना होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो कितना डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू और लेस देन 0.2 m, इतना होना चाहिए। या तो 0.2 मोलर के इक्वल होना चाहिए या इससे लेस होना चाहिए। ठीक है, यानी 0.2 मोल पर लीटर इसके इक्वल हो या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो इतने डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कितने इतना डाइल्यूशन है तो वहाँ पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल है, कहाँ लगाते हैं हम, दोनों पे लगाते हैं। किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, तो सबसे हम पढ़ने वाले हैं किसका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, हेडिंग हमारा अगला हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए पढ़ने वाले हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तो 4, ये तो हम लोगों ने अच्छे से समझ भी रखा है, जानते भी हैं। तो क्या पहला क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया? सेकंड पॉइंट हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट में क्या है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हो गए। ठीक है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये 4 चीज़ें, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसके लिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, तो अब हम इसको 1 बाय 1 करके समझेंगे। ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या शुरू कर रहे हैं? सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक सारा क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा बेटा? तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर होना चाहिए ना कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। तो क्लास 11th में जो स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर था, क्लास 11th में स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, क्या पढ़ रखा था? वेपर प्रेशर को एक बार और हल्का सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर ऑफ वेपर, यही होता है वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर यही हो जाएगा ना वेपर प्रेशर। समझिएगा ज़रा, ऐसा है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक हमने कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर में हमने क्या लगा दिया? ये क्या है? ये क्या लगा दिया? हमने यहाँ तक ले लिया वाटर मान लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या फिल कर दिया? मरकरी। ठीक है, क्या फिल कर दिया? मरकरी है इसमें। याद आया क्या है? जल्दी बताइए बेटा, क्या है ये? तो इसे हम कहते हैं क्या? मैनोमीटर। पढ़ाए थे, 2 चीज़ें थी। मैनोमीटर कौन सा? ओपन एंड क्लोज एंड, 2 तरीके का मैनोमीटर होता है। ठीक है, मैनोमीटर का काम क्या है? मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर इंटरनल प्रेशर मेज़र करता है, बैरोमीटर एक्सटर्नल प्रेशर मेज़र करता है, और मैनोमीटर इंटरनल प्रेशर मेज़र करता है। ठीक है, बैरोमीटर एक्सटर्नल प्रेशर और मैनोमीटर इंटरनल प्रेशर। गैस में अगर पेट में गैस बन रही हो तो क्या करोगे? मैनोमीटर लगा के चेक करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, मैनोमीटर बताएगा पेट में कितनी गैस बन रही है, कितना प्रेशर है उस गैस का। ठीक है, चलो अब एक कंटेनर था, कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया और यहाँ से हमने एक मैनोमीटर लगा दिया। ठीक है, अब बेटा आपको ही मालूम है ये वेपर में कन्वर्ट होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो कुछ यहाँ पे जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? धीरे धीरे लिक्विड किस में कन्वर्ट होता जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। और यहाँ जाके थोड़ा सा लिक्विड एक बच जाएगा और यहाँ पे वेपर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पहले से ही कुछ वेपर थे, ठीक है। अब जब वेपर ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा? मरकरी का लेवल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो मरकरी क्या हो जाएगा? एच हाइट। यहाँ से मरकरी क्या हो गया? एच हाइट ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, जो ये गैस होगा ये चारों तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। देखो यहाँ भी प्रेशर लगा रहा है, यहाँ भी एक प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ एक प्रेशर लग रहा है, सभी जगह पे एक प्रेशर काम कर रहा है। ठीक है, चारों तरफ एक प्रेशर काम कर रहा है। क्लियर?
अब एक बात बताइए, यहाँ इतना लिक्विड बच क्यों गया, सारा क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? इसलिए कि कंटेनर क्या है बेटा, क्लोज है। जब कंटेनर क्लोज होगा तो जब वेपर बहुत ज़्यादा बन गया तो वेपर कोलाइड कर रहे होंगे लिक्विड के सरफेस से, ठीक है, वेपर कोलाइड करेंगे किससे, लिक्विड के सरफेस से, और अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे होंगे। तो कुछ वेपर्स कन्वर्ट हो रहे होंगे किस में, लिक्विड में, और कुछ लिक्विड एनर्जी गेन करके कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, वेपर में। यानी यहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब बेटा जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या क्रिएट हुआ होगा, तो ये जो लिक्विड है किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, और वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो दोनों की रेट क्या हो गई होगी, इक्वल। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यही ना रहा होगा, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो गया होगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए होंगे। अब देखते हैं, जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो अब उससे ज़्यादा तो वेपर नहीं बन सकता ना, बात समझ में आ गया, उससे ज़्यादा तो वेपर नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर को समझिए। द प्रेशर ऑफ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ इट्स लिक्विड, प्रेशर ऑफ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ इट्स लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर और स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। क्लियर हो रहा? ठीक है, प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ इट्स लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर और स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। अब यहाँ दो तीन बातें समझनी है। पहली बात तो ये कि इक्विलिब्रियम पे ही क्यों, दूसरी बात ये कि लिक्विड के सरफेस पे ही क्यों। जितना प्रेशर सरफेस वाला होगा लिक्विड के, उतना ही तो ये वॉल पे प्रेशर काम कर रहा होगा। इन दोनों का अमाउंट तो सेम होगा, इन दोनों का अमाउंट तो सेम होगा। तो इसे हम क्यों नहीं कह दिए वेपर प्रेशर, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। इसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर और इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ये वॉल प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है। इस वॉल प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं कहेंगे, हमारा डेफिनेशन ही नहीं कह रहा है ऐसा। डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ इट्स लिक्विड। ये तो नहीं कहा ना कि कंटेनर की वॉल पे या कोई भी कंटेनर के अंदर का प्रेशर है, ऐसा तो नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा ना। कहाँ बोल रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जब इस पे कह रहा है तो हम इसको क्यों कहें। अब ये समझना है कि इसी को क्यों कह रहा है, ये बात एक अलग है कि समझना है कि इसी को क्यों कहा, इसको क्यों नहीं कहा। अब समझो जरा क्यों नहीं कहा। बेटा इक्विलिब्रियम की बात कर रहा ना, इक्विलिब्रियम किसके बीच आएगा, इस वॉल और वेपर के बीच आएगा। इक्विलिब्रियम किसके बीच आएगा, तो इक्विलिब्रियम तो लिक्विड और वेपर के बीच आएगा। इस वॉल और वेपर के बीच थोड़ी ना कोई इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसीलिए वॉल प्रेशर कहा, केवल इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं। यहाँ पे इसे जो इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं कहा या वेपर प्रेशर इसको नहीं कहा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इक्विलिब्रियम ही क्यों कहा, ये बात तो समझ आ गया ना कि इसको क्यों कहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। और इक्विलिब्रियम किसके बीच आया, वेपर और लिक्विड के बीच आता है, वॉल और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम नहीं आता। ठीक, अब बात आ रही इक्विलिब्रियम पे ही क्यों कह रहा है। बेटा इक्विलिब्रियम वो प्रेशर होता है, वो कंडीशन होता है जिससे और ज़्यादा वेपर नहीं बन सकता। वो फाइनल है, कुछ भी कर लो वो फिक्स हो जाएगा, अब चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गया, कोई डाउट समझने में। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कंटेनर की साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, इस लिक्विड के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी आपको समझाएंगे हम क्यों नहीं करेगा। ठीक है, अभी बस पहले इतना समझिए कि इक्विलिब्रियम जब आ गया, कहीं भी इक्विलिब्रियम आ गया, सपोज करिए कि हमने आपको बताया था या हेनरी लॉ में भी हम पढ़ते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस उसमें CO2 कंप्रेस करके भरते हैं, सही है ना। तो एक मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, उसमें कितना CO2 भर देंगे, जितना दिल करा उतना ठूस के भर दिया। जब मन करा नहीं है बहुत हो गया बस करो, अब रहने दे रहे हैं तो रहने दिया, ऐसा नहीं था ना। कब तक भरेंगे, कब तक भरेंगे भाई, डिफरेंट साइज़ के बॉटल्स आते हैं, डिफरेंट साइज़ के बॉटल्स आते हैं। प्लास्टिक के बॉटल आ गए, उससे छोटे ग्लास के हो गए, फिर अलग अलग साइज़ के 500 लीटर, 1.5 लीटर,
मतलब 2 लीटर, अलग अलग आ रहे हैं साइज़ के, 200 ml। तो उसमें कितना भर रहे हैं, तो बेटा कितना भरते हैं, इक्विलिब्रियम आने तक भरते हैं। भरते चले गए जब तक फिल हो रहा है हो रहा है हो रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा जितना फिल करोगे उतना ही बाहर आएगा, तो क्या उससे ज़्यादा फिल कर ले जाओगे, अरे भाई जितना डालोगे उतना बाहर आ जाएगा। इसी तरह से जितना वेपर बनेगा उतना वापस आ जाएगा, तो ज़्यादा वेपर बनेगा ही नहीं। ठीक है, जब नहीं बनेगा तो कांस्टेंट हो गया, इसीलिए हम इक्विलिब्रियम पे लेते हैं कि अब उससे ज़्यादा वेपर को चेंज नहीं होना है। ठीक है, वेपर जितना बनना था बन लिया। क्लियर, तो इक्विलिब्रियम बात समझ में आ गई कि क्यों हम इक्विलिब्रियम पे ले रहे हैं। दूसरी बात, इसी सरफेस वाले को ही क्यों वेपर प्रेशर कहते हैं, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। ठीक, अब देखिए, तो वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया। वेपर प्रेशर में कहीं कोई परेशानी, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ऑफ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ इट्स लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कहेंगे, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर कहेंगे, या सिंपल वेपर प्रेशर कह देंगे। ठीक है, तीनों नाम होता है, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, या फिर सिंपल वेपर प्रेशर। ठीक है, तीनों नाम दे दिया यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से वेपर प्रेशर में अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि वेपर प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो पहली बात, फर्स्ट बेटा जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर, इसका टेम्परेचर से कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स, कैसा रिलेशन है टेम्परेचर से, टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर से कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जरा सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। बेटा जरा बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन है, वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन है। अब समझिए जरा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है। बॉयल हो रहा है मतलब वेपर बना रहा होगा। कितना वेपर बना रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इतना प्रेशर बना रहा होगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर, अब सोचो जरा कि अगर वेपर जल्दी जल्दी कोई लिक्विड बना रहा है तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा। सोचना जरा, कोई लिक्विड है वो वेपर बहुत जल्दी जल्दी बना रहा है, वेपर जल्दी जल्दी बना रहा है तो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो उस लिक्विड का जो कि वेपर जल्दी जल्दी बना रहा है, ठीक है, बहुत आसानी से वेपर बना दे रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा, यानी कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा वो या ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो बॉयल के लिए यही ना होना चाहिए कि जो उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए। तो अगर कोई जल्दी से बना दे रहा है तो जल्दी से बराबर हो जाएगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा ही नहीं। तो अगर कोई खुद से ही बहुत ज़्यादा वेपर बना रहा है तो तुमको बॉयल करने की क्या ज़रूरत है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हीट करने की क्या ज़रूरत है, टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर पर हो जाएगा, तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ध्यान दिए रहना, टेम्परेचर अलग चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज़ है। टेम्परेचर का मतलब सिंपल कोई सा भी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल होते हों। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया, इसलिए दोनों साथ साथ में बता दिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं जरा। जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उससे कैसा रिलेशन होगा। तो बेटा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो वेपर ज़्यादा बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैसा रिलेशन हो गया, इसका इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। अब थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, मतलब बेटा वेपर प्रेशर का विस्कोसिटी से कैसा रिलेशन है। विस्कोसिटी, अगर कोई लिक्विड विस्कस है, अगर कोई लिक्विड विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो बेटा कोई विस्कस तब होता है जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो। तो अगर स्ट्रांग है तो फिर वही कहानी आ गई कि वेपर कहाँ ज़्यादा बनने वाला। इसका मतलब कैसा रिलेशन होगा विस्कोसिटी से, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो विस्कोसिटी से भी कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, अब जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है या हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उससे क्या रिलेशन है।
तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे वेपर का फॉर्मेशन हो रहा हो, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो अगर कोई वेपर ज़्यादा बना रहा है तो क्या हीट ज़्यादा देना पड़ेगा उस लिक्विड को वेपर बनाने के लिए? अगर कोई वेपर बहुत ज़्यादा बना रहा है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसको क्या ज़्यादा हीट लगेगी कि कम हीट पे काम करेगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई खुद से बहुत ज़्यादा वेपर बना रहा है तो हमको ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत क्या है? तो यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन से कैसा रिलेशन हो गया इसका? इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, तो हीट और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इससे कैसा रिलेशन हो गया? इन्वर्स, उल्टा रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। वेपर प्रेशर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए, एक नोट पॉइंट समझिएगा। नोट पॉइंट क्या है? जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर ये इंडिपेंडेंट होता है। वेपर प्रेशर किस पे है? इंडिपेंडेंट। किस पे इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑन दो चीज़ों पे ये इंडिपेंडेंट है। एक तो हो गया साइज ऑफ कंटेनर, ठीक है, एक तो हो गया साइज ऑफ कंटेनर, और दूसरा क्या हो गया? अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये दो चीज़ों पे, साइज ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ लिक्विड। क्यों? क्या अमाउंट ऑफ लिक्विड पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ लिक्विड पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो वेपर प्रेशर पे फिक्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो वेपर प्रेशर पे फिक्स होगा। क्लियर? ठीक है, फिक्स होता है। तो वेपर प्रेशर किसी का भी फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि वेपर का जो प्रेशर है जब वो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा, तभी कोई चीज़ बॉयल होगी। तो अगर कोई बॉयल फिक्स हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर पे फिक्स होगा कि उसे 1 atm बनाएगा तभी जाके वो बॉयल करेगा। और अगर हम कहीं चेंज कर रहे हैं, एल्टीट्यूड पे चले जा रहे हैं या कहीं डेप्थ में चले जा रहे हैं, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, तो वहाँ वेपर प्रेशर भी तो चेंज होगा। वहाँ वेपर प्रेशर चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा। तो यानी अमाउंट ऑफ लिक्विड पे ना तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ना वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, और साइज ऑफ कंटेनर पे ना तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है और ना ही वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। अब ऐसा नहीं ना है कि छोटे से बाउल में अगर कोई चीज़ वाटर गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री पे गर्म हो जाएगा, और बड़े से कढ़ाई में गर्म कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा कुछ उसका। ऐसा कुछ नहीं है ना, चाहे जितना अमाउंट ले लो, चाहे जैसा कंटेनर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इतनी बातें हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? वेपर प्रेशर यहाँ क्लियर है। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं हम थोड़ा सा अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो वेपर प्रेशर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा लेवल को एलिवेट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं लेवल को। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो अगला हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब ये आपके एकेडमिक में नहीं है। ठीक है, ये आपके एकेडमिक में नहीं आएगा, वहाँ नहीं पूछा जाएगा। अब देखो, जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, या इसको हम सिंपली अगर हम प्रेशर कंसीडर कर लें, पी लिख लें, मतलब वेपर प्रेशर को सीधे प्रेशर से ले लें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के पावर माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाई आर टी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाए तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाता है पी नॉट, ये आ गया ई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाई आर टी। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया? वेपर प्रेशर का। P क्या है? वेपर प्रेशर। P क्या है? वेपर प्रेशर। और P नॉट क्या है? तो बेटा ये क्या हो गया? वेपर प्रेशर। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या हो गया? वेपर प्रेशर। ये कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, चेंज तो होना नहीं है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में?
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉग। अब हम लॉग ले लें। तो सबसे पहले हम नेचुरल लॉग लेंगे। तो ln p इक्वल्स टू ln p नॉट माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन RT। बेटा थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें। तो ln p इक्वल्स टू माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन R। यहाँ पे हम 1/t लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटू 1/t कर दिए हैं, ठीक है, प्लस ln p नॉट। समझ में आ गया। तो ये क्या बन गया बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्यों किया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको यहीं रोक रहे हैं। अब हम जो नेचुरल लॉग है उसको लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, log p इक्वल्स टू माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R। बेटा यही अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ लगता, ठीक है, प्लस log p नॉट, यहाँ पे 1/t, ठीक है, 1/t। अब ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो गया m, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया c। अब बेटा एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक ग्राफ प्लॉट कर ली। यहाँ क्या हो गया, ln p लिख दीजिए या log p लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो फिक्स है 1/t ही रहेगा, ये तो चेंज होना नहीं है। स्लोप कैसा जा रहा है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। तो जो स्लोप हो जाएगा यानी कि tan थीटा, ये क्या निकल के आएगा भाई, माइनस लगा के, ठीक है, 2.303 R। या हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट R भी लिख देंगे। कब, जब ln लेंगे तो ये नहीं लगाएंगे, जब हम log लेंगे तब ये लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, ln p नॉट या फिर log p नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, वेपर प्रेशर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, वेपर प्रेशर के अगले टॉपिक पे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने वेपर प्रेशर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म अच्छे से समझ लिया, इतना समझ में आ गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, देखते हैं ज़रा। बेटा जो वेपर प्रेशर होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे, जो वेपर प्रेशर होता है किसी एक गिवन टेम्परेचर पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू रखता है, ठीक है। यानी कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, किसका होगा 100 डिग्री, वाटर का, तो उसका वेपर प्रेशर भी तो फिक्स होगा, ठीक है। तो वाटर का वेपर प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब क्या था, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भाई हमने पढ़ रखा है कि जो वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली रिलेशन है किससे, टेम्परेचर से, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के चेंज से जो प्रेशर का चेंज हो रहा है, इसको सबसे पहले किसने समझाया, सारी चीज़ इसको एक्सप्लेन किसने किया, इसको किया क्लासियस क्लैपेरॉन ने, ठीक है। क्लासियस और क्लैपेरॉन इन्होंने किया, ठीक है, क्लासियस एंड क्लैपेरॉन। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। ये क्या बताता है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का रिलेशन बता रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, अलग अलग हमारा वेपर प्रेशर निकल के आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते जरा ये क्या था, तो log P2/P1 इक्वल्स टू log P2/P1 इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। बेटा एकेडमिक में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, एकेडमिक में ये है भी नहीं, पर कंपटीशन में तो बिल्कुल आएंगे यहाँ से क्वेश्चन,
ठीक है, कंपटीशन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बात समझ आ गया। अब इससे हमको क्या हेल्प मिल रही है, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से क्या हमको आगे हेल्प मिला। तो बेटा ये अलग अलग टेम्परेचर है T1 T2 पे, तो अलग अलग प्रेशर होंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर होंगे, दो अलग अलग इक्वेशन बना के हमने उसको सम अप कर दिया है। ठीक है, अब उसका ज़रूरी नहीं है कि इसको डेरिवेशन, क्योंकि हमारे पास MCQ आता है उसमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ये फार्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, इस पर आगे न्यूमेरिकल हम कराएंगे, न्यूमेरिकल को याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, अब ये कहाँ हेल्प कर रहा है हमको, तो ये हमको हेल्प क्या करता है, ये हेल्प कर रहा है कि कोई भी अगर लिक्विड है तो उसका जो फेज ट्रांजिशन, कोई एक सिंगल मैटर है मान लो, ठीक है, कोई एक सिंगल मैटर है तो उसके 2-3 फेजेस में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, उसको ये डिफाइन करता है। ठीक है, कैसे डिफाइन किया इसको हम समझ सकते हैं, ज़रा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसे हम कहते क्या है, जहाँ ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है उसे हम कहते हैं, यही लिखते हैं यहाँ पे, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम, या इसी को हम कहते हैं फेज डायग्राम। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम कहेंगे, या क्या बोलने वाले हो आप, फेज डायग्राम कहेंगे, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम या फेज डायग्राम, या इसी को हम कहते हैं कोएग्जिस्टेंस कर्व। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम कहेंगे, जिसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे क्लासेस साहब, क्लैपेरॉन साहब। ठीक है, कैसे हो रहा है जरा उसको समझते हैं। ये बेटा ये कुछ भी एकेडमिक का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर आ गया क्या, प्रेशर, इस पे हम प्रेशर को दिखा दिए, और इधर हमने क्या दिखा दिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर को दिखा दिया। ठीक है, थोड़ा और नीचे लाते हैं। यहाँ ले लीजिए, चलिए अरे हो जा भाई, ये हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो देखते जरा, देखो ये जो टेम्परेचर, ये यहाँ पे इसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, या क्रिटिकल पॉइंट कह लो, क्रिटिकल पॉइंट है ये। क्या हो गया ये, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और ये क्या हो गया, ये एक काम करो, ग्राफ में कुछ थोड़ा सा क्लोज कर रहे हैं, ग्राफ को और क्लोज करते हैं पहले, ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ बनाते हैं, दो अलग अलग कंडीशन पे क्लियर हो जाएगा। ऐसे, ठीक है, इसे क्या बोल दे रहे थे हम, क्या था ये, क्रिटिकल पॉइंट। और ये कंडीशन क्या थी, ये वाली, ये था ट्रिपल पॉइंट, जिस पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना है, 273.16 केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत। और क्रिटिकल क्या है, 647, ये लिख रहे हैं 647.4 केल्विन, 647.4 केल्विन, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और ट्रिपल पॉइंट कितना हो गया, 273.16। ठीक, अब देखो ज़रा, यहाँ पे जो हमको मिलता है वो क्या मिलेगा, वेपर मिलेंगे। इस कंडीशन पे हमको क्या मिलने वाला है, वेपर मिलेगा। यहाँ क्या मिलने वाला है, लिक्विड मिलेगा। और यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ क्या मिलने वाला है, सॉलिड मिलेगा। अब देखो
यहाँ जो टेम्परेचर, इसमें प्रेशर लिखा है ना, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पीसी, सी फॉर क्रिटिकल। और यहाँ जो प्रेशर आएगा उसे क्या बोलने वाले हैं, उसे पीटी बोलने वाले हैं, ठीक है, या स्मॉल टी ले लें, उसे पीटी बोलने वाले हैं, क्यों स्मॉल टी लिए, यहाँ भी टी आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ किसका है, टी हो गया, ट्रिपल पॉइंट वाला टेम्परेचर है ना। और यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, टीसी। अब समझो जरा, यहाँ पे टेम्परेचर हमने ज़्यादा किया है, देखो इस पर ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और प्रेशर क्या है, कम है। तो टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर कम, तो हमको गैस ही तो मिलेगा, हमको गैस ही तो मिलेगा। टेम्परेचर ज़्यादा कर दें और प्रेशर कम कर दें तो हमको वेपर्स मिलेंगे, गैस मिलेंगे। तो ये गैस मिला इसी कंडीशन पे। इसी कंडीशन पे थोड़ा सा अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा, जो प्रेशर है उसको बढ़ा दिया। प्रेशर क्या कर लिया हमने, थोड़ा सा एलिवेट कर दिया। तो अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, अब वही वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, ठीक है। अब प्रेशर को तो बढ़ाया और टेम्परेचर को घटा दिया, प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर को घटा दिया, क्या मिल गया हमको, सॉलिड मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमको तीनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये फेज ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है, फेज ट्रांजिशन कर्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इस पे एक इक्वेशन है हमारा, ठीक है, एक इक्वेशन है इसी कर्व से रिलेटेड ही। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, dp बाई, अब देखिए हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। तो dp बाई dt, ठीक है, dp बाई dt यानी स्मॉल चेंज इन प्रेशर किसके साथ, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। डिफरेंशियल हमें यहाँ पे निकालें, यानी इस डिफरेंशियल का मतलब होता है एक स्मॉल टुकड़े की बात करें, छोटे से बात कर रहे हैं। तो हम छोटे से चेंज जो हो रहा है प्रेशर में और छोटे से चेंज जो हो रहा है टेम्परेचर में, उसके रिलेशन को अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आ रहा है बेटा, ये क्या हो गया, लेटेंट हीट अपॉन टी डेल वी, ठीक है। टेम्परेचर और डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, टेम्परेचर डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। और यही आगे हम चाहें तो निकाल सकते हैं डेल एस अपॉन डेल वी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये भी है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ये चीज़ क्या है, हर चीज़ को अलग अलग समझ लेते हैं, ये क्या है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, dp बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या है, तो dp बाई डी टी क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कोई दिक्कत। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कब, एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, ठीक है। ये तो मालूम ही होगा, टी क्या हो गया, टी तो क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, टी। ये दोनों वी क्या हो गया, साफ दिख रहा है, वी क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या हो गया, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एल क्या चीज़ है, लेटेंट हीट, कौन सी लेटेंट है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो गया ये, ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो गया। और ये क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज, यही तो पढ़े हम लोग, एंट्रोपी चेंज। तो इसको भी क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज, ठीक है, क्लियर। अब किसके लिए चेंज हो जाए, ऑफ, ये लिख सकते हैं फेज ट्रांजिशन, ये हो गया बस, ठीक। अब स्पेसिफिक वर्ड हम क्यों लगा रहे हैं, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, हमने बताया था यूनिट जब हम कहीं लेते हैं तो उसको स्पेसिफिक लिखते हैं, ठीक। कहीं भी जब यूनिट चेंज ले रहे हैं तो बेटा हम यूनिट चेंज लिए हैं ना, यूनिट चेंज लिए ना, तो सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। यूनिट के लिए लिया है तो हमारा स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पूरा समझ में आ गया, कोएग्जिस्टेंस कर्व समझ में आ गया, या फेज डायग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। अब लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है वो भी समझ लेते हैं आज का ये क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली आता है, खासकर मेडिकल में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या क्वेश्चन आता है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ कैसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है, बात समझ आ गया। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन,
एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ किसका, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, ठीक है, वेपर प्रेशर का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। तो दो तरीके हमारे पास हैं, एक हमारे पास है स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, डायनामिक मेथड, ठीक है, या ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड भी कहते हैं इसको। ठीक है, डायनामिक मेथड या फिर ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड कहते हैं इसको। और जो स्टैटिक मेथड होता है इसमें दो होते हैं, एक बैरोमेट्रिक मेथड और एक होता है मैनोमेट्रिक मेथड। तो बेटा ये इतने तरीके हैं कैलकुलेशन के, ठीक है, हम कैसे डिटरमिन कर रहे हैं। तो स्टैटिक मेथड हो गया, बैरोमेट्रिक और मैनोमेट्रिक, और डायनामिक मेथड हो गया, और या फिर ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड हो गया, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर को हम लोगों ने कंप्लीटली फिनिश किया, केवल वेपर प्रेशर ख़त्म किए हैं आज भी हम, केवल वेपर प्रेशर को। अब अभी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रॉल्ड्स लॉ, आइडल नॉन आइडल सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या ख़त्म किया, सिर्फ वेपर प्रेशर का डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया, ठीक है। कोई डाउट?